नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो इसमें हम पिछली वीडियो में 50 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। आज हम 51 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो जो स्टूडेंट अभी रिसेंटली सीबीटी एग्ज़ाम देना है, आईटीआई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि उनके सीबीटी एग्ज़ाम में इससे 100% क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। जो भी स्टूडेंट जिनको सीबीटी एग्ज़ाम आईटीआई सेकेंड ईयर का देना है, वो इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 51। सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स पर पोल वेबर जो दिया है, फ्लक्स का मान वो 0.007 वेबर दिया है। उत्पादित ईएमएफ की गणना कीजिए, यानी बैक ईएमएफ का पूछ रहा है। तो बैक ईएमएफ का फार्मूला जो होता है EB इक्वल टू फाई जेड एन पी अपन 60A। दोस्तों, ये मोटर रहे तब या जनरेटर रहे तब, दोनों में बैक ईएमएफ का फार्मूला पूछे तो यही फार्मूला होता है, सेम होता है, कोई चेंजिंग नहीं। इस फार्मूले में कौन क्या है बता देते हैं। ये बैक ईएमएफ होता है और ये फ्लक्स होता है। जेड जो है चालक है, कंडक्टर है। एन जो है वो गति है जो आरपीएम में दी रहेगी। पी जो है पोल है और ए जो है पैरेलल रास्तों की संख्या है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। ई बी इक्वल टू फाई जेड एन पी अपन 60A। इस पी में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यदि लैप वाइंडिंग होती है, ठीक है, तो लैप वाइंडिंग में ये कंडीशन होता है कि जितने पोल रहेंगे उतने रास्ते रहते हैं, ठीक है। यानी 2 पोल हैं तो 2 ये ए का भी मान होगा, क्योंकि ये पैरेलल रास्तों की संख्या को डिनोट करता है। यही ध्यान देना, अगर पोल 2 दे दिया तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। अगर पोल 4 दे दिया तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा। लेकिन यदि वेव बाइंडिंग होती है तो उसके लिए जो होगा, पोल कितना भी हो, रास्ते केवल 2 ही होंगे, ठीक है। यही यूज करने का थोड़ा सा ये अंतर है। अगर इसमें सिंप्लेक्स दोनों वाइंडिंग में सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स दे तो उसमें भी थोड़ा अंतर होगा। अगर डुप्लेक्स देगा तो यहीं 2 से गुणा करेंगे, ट्रिप्लेक्स देगा तो 3 से गुणा कर देंगे, और उसमें भी लैब में भी यही कंडीशन होता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, ई बी इक्वल टू फाई जेड एन पी अपन 60A। यहाँ जो दिया है सिंप्लेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल दिया है, यानी पी का मान मिल गया, ये 4 पोल हो गए, ठीक। तो 4 पोल हो गए, ठीक है। यानी अपान में लिख देते हैं 60 इंटू, जब यहाँ वाइंडिंग जो है वेव है, तो वाइंडिंग वेव है तो पोल तो 4 हो गए, लेकिन पैरेलल रास्तों की संख्या जो है वो 2 ही होगी, क्योंकि वेव वाइंडिंग है। अगर लैप रहती तो पोल के बराबर इसको रखते तो ये 2 हो जाएगी। इनटू यहाँ जो है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 1500 आरपीएम दिया है, यानी एन का मान है 1500, ठीक। इनटू जेड चालक, कंडक्टर जो है वह 1020 है, तो
तो ये 1020 रख देंगे इनटू, अब फ्लक्स का मान बचा तो ये फ्लक्स देखिए दिया हुआ है तो 0.007, ठीक है। इसी का आप कैलकुलेशन करेंगे इतने का, तो आपका आंसर जो होगा वह 357 कट पीट के आएगा। ज़रा इसको आप अपने से एक बार कटाइएगा। मान पुट कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, केवल कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है। इतना आंसर आएगा। यदि नहीं आता है तो भी आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बता देंगे, लेकिन प्रयास करिए। सब कुछ बता दिए हैं, इसमें आपसे हो जाएगा। तो यहाँ 357 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर किया जा सकता है, यानी आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा। तो दो कंडीशन आएगा। कंडीशन इसमें आता है, एक छोटी मशीन के लिए भी तो होगा और एक बड़ी मशीन के लिए। यहाँ जो पूछा है बड़ी मशीन के लिए पूछा है, यहाँ हम दोनों का बता देते हैं। अगर बड़ी मशीन है तो उसमें कैपेसिटिंग बाइंडिंग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर छोटी मशीन है तो फील्ड वाइंडिंग की टर्न संख्या है उसको हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये कैपेसिटिंग बाइंडिंग लगती कहाँ है, क्योंकि इसमें तो दिया है कि छोटी बाइंडिंग में आर्मेचर रिएक्शन को दूर करना है, तो उसके लिए फील्ड वाइंडिंग में एम्पियर टर्न की संख्या बढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें जो बड़ी मशीन में हम कैपेसिटिंग बाइंडिंग यूज करेंगे, ये कैपेसिटिंग बाइंडिंग जो होगी ये आर्मेचर के सीरीज में लगी रहती है। क्वेश्चन इस पे आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि बड़ी मशीनों में आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के लिए जो कैपेसिटिंग बाइंडिंग लगेगी वह कहाँ स्थापित की जाती है, तो आर्मेचर के सीरीज में लगती है, ठीक है। तो यहाँ जो है बड़ी मशीन के लिए पूछा था आर्मेचर रिएक्शन दूर करने के लिए, ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है कैपेसिटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, कैपेसिटिंग बाइंडिंग का उपयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 53, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए। पीछे ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, फिर यहाँ देख लें कि डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होगा यदि उसको लंबे समय तक रख दें। तो डीसी जनरेटर में अगर लंबे समय तक उसको बिना यूज के छोड़ देते हैं तो जो उसके अवशिष्ट चुंबकत्व हैं मेन पोल वाले, जिसमें कुछ न कुछ चुंबक का गुण होता है, यह किस में होता है, तो सेल्फ एक्साइटेशन जो जनरेटर होते हैं, मोटर होते हैं, उनमें होता है। तो ज़्यादा लंबे समय तक इसको छोड़ देते हैं तो ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व हैं वो समाप्त हो जाते हैं। पुनः इसको यदि पाना है तो उसके लिए हम डीसी शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करके इसको सप्लाई दे करके फिर से इसको उत्तेजित कर देते हैं। यहाँ फिलहाल पूछा है कि क्या कारण है। ऑप्शन देख लेते हैं। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ जाता है, गलत है। आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये भी गलत है। सी जो है आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ना, ये भी गलत है। डी जो है अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ध्यान से देखिएगा, ये भी न्यूमेरिकल है। 54, ये दिया है 4 पोल डायनेमो में प्रेरित ईएमएफ की गणना कीजिए। 1000 आरपीएम लैप बाउंड और कंडक्टर की कुल संख्या 600 है, फ्लक्स का मान इतना दिया है। सेम क्वेश्चन है, सेम इसमें भी कंडीशन पूछा है वही, बैक ईएमएफ ईबी इक्वल टू 5ZNP/60 है। मान पुट करते हैं। फ्लक्स का जो मान दिया है 0.064 दिया है, इनटू जेड यानी कंडक्टर की संख्या 600 दिया है, ठीक है, इनटू आरपीएम जो दिया है घूर्णन गति वो 1000 है।
1000 है, ठीक है। अपन इसमें एक पोल भी बचा है, पोल जो है वह 4 पोल है, ठीक है। अपन 60 इंटू ए में ध्यान देना कि 4 पोल डायनेमो में, ये लैप बाइंडिंग है, लैप बाइंडिंग, तो लैप बाइंडिंग में जितने पोल उतने रास्ते, यानी यहाँ भी 4 हो जाएगा। कटाते हैं इसको, ये पॉइंट 3 अंक के बाद है, इसको हटाते हैं तो नीचे 1000 लिख देंगे, ठीक है। ये 1000 से ये 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 6 से 6 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ 10 बचेगा, ठीक है। और ये 64 है, 64 में 10 से गुणा करेंगे 640 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं किसमें है, पहले में 160, दूसरे में 320, तीसरे में 480 और डी में दिया है 640, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों इसको वीडियो रोक करके आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आ जाए तो क्या होगा। जब भी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आएगा तो मुख्य फ्लक्स में या मुख्य पोल में विकृति उत्पन्न हो जाएगी और उसका मुख्य फ्लक्स जो होगा वो घटने लगेगा, और घटने लगेगा तो जो ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ, जो फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है, वो घटने लगेगा, कम होने लगेगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ घटने लगेगा। ऑप्शन जो ए है प्रेरित ईएमएफ बढ़ेगा, गलत है। बी है प्रेरित ईएमएफ घटेगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 जो है, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या होता है। भारी स्पार्किंग जो है इसमें कारण है जीएनए और एमएनए। इसका फुल फॉर्म आप लोग कॉपी पे राइट डाउन कीजिएगा। जीएनए का मतलब होता है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस और एमएनए का मतलब होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस। तो इसमें स्पार्किंग जो होती है वो क्या कारण है, इसमें जैसे मान लीजिए आर्मेचर हो गई, यहाँ फील्ड पोल हो गए, तो जीएनए जो होता है ना इससे सीधा वर्टिकल होता है, ये जीएनए है, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस। तो इस पे जो है ये एमएनए है, एमएनए जो है जीएनए से जब आगे निकल जाता है, खिसक जाता है, तो यही कारण है भारी स्पार्किंग का। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस से आगे खिसक जाने पर ही भारी स्पार्किंग होती है। ऑप्शन जो है ए जो है फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, गलत है। बी आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, ये भी गलत है। एमएनए एंड जीएनए पोजीशन चेंज, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 जो है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो रेजिस्टेंस का मेजर किया जाता है वो 3 टाइप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला जो होता है मेगर होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है हीट स्टोन ब्रिज होता है, और तीसरा जो होता है वो केल्विन ब्रिज होता है। केल्विन ब्रिज जो होता है ना वह कम से कम प्रतिरोध मापने के लिए मेजर किया जाता है, ठीक है। कम से कम के लिए केल्विन ब्रिज का। मीडियम जो होता है ना उसमें हीट स्टोन ब्रिज होता है। यहाँ तक जैसे मान लीजिए 1 ओम है तो केल्विन ब्रिज में माप लेगा, 1 ओम से 100 ओम के बीच होगा तो वो हीट स्टोन ब्रिज मापेगा, और 100 ओम से ऊपर जो होगा वो मेगर मापेगा। यानी सबसे अधिक अगर प्रतिरोध मापना है तो वहाँ पे मेगर का प्रयोग करेंगे, लो मीडियम के लिए हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करेंगे,
और लो के लिए केल्विन ब्रिज का उपयोग करेंगे। यहाँ आर्मेचर बाइंडिंग का प्रतिरोध मापने के लिए कह रहा है। आर्मेचर बाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है ना वो 1 ओम होता है, याद रखिएगा। आर्मेचर बाइंडिंग का प्रतिरोध 1 ओम होता है। तो 1 ओम जो है लो ओम है ना, कम प्रतिरोध माप है ये, इसके लिए हम केल्विन ब्रिज का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर हाई रहता तो मेगर का प्रयोग करते। मल्टीमीटर दिया हुआ, मल्टीमीटर से हम जो है उसमें वोल्टेज भी माप सकते हैं, रेजिस्टेंस भी माप सकते हैं और करंट भी माप सकते हैं। यही कारण है कि मल्टीमीटर को एवियोमीटर भी कहते हैं। करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों एक साथ मल्टीमीटर से माप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर बाइंडिंग का परीक्षण किसके किया जाता है? आर्मेचर बाइंडिंग इसमें परीक्षण में जो है इसमें ग्राउलर का प्रयोग किया जाता है। ग्राउलर जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक जो होता है बाह्य ग्राउलर और एक जो होता है आंतरिक ग्राउलर। आंतरिक ग्राउलर और बाह्य ग्राउलर, ये 2 ग्राउलर के टाइप हुए। बाह्य ग्राउलर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो डीसी मशीन में किया जाता है। और आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग एसी मशीन में किया जाता है, ठीक है। और बाह्य ग्राउलर का प्रयोग डीसी मशीन में आर्मेचर बाइंडिंग में 3 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और तीसरा अर्थ टेस्ट, ठीक है। आंतरिक ग्राउलर का प्रयोग एसी मशीन में किया जाता है और एसी मशीन के स्टेटर में यही तीनों टेस्ट किए जाते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट और अर्थ टेस्ट, ठीक है। यहाँ जो है ये डीसी मशीन क्या है, आर्मेचर बाइंडिंग का है, तो इसके लिए बाह्य ग्राउलर का प्रयोग किया जाएगा और बाह्य ग्राउलर का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन जो है टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर तो लाइफ तार में करंट, एसी करंट मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, गलत हो जाएगा। आंतरिक ग्राउलर जो है एसी मशीन में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पूछा है डीसी का, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी जो है बाह्य ग्राउलर, ये डीसी के लिए है क्योंकि आर्मेचर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, डीसी मशीन की गति नियंत्रण की विधि कौन सी दिखाई गई है फिगर में? यहाँ देख रहे हैं कि ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग को D1 D2 से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। अगर शंट फील्ड वाइंडिंग पूछता तो E1 E2 से डिनोट करते, ठीक है। यहाँ आर्मेचर है, आर्मेचर बाइंडिंग को A1 A2 से डिनोट करते हैं। तो आर्मेचर के ये पैरेलल में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया गया है, तो ये जो है डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मेथड होगा आर्मेचर डाइवर्टर मेथड होगा। ऑप्शन ए है फील्ड डाइवर्टर। फील्ड डाइवर्टर तब हो जाता है जब फील्ड में ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाता है, फील्ड डाइवर्टर होता है। फील्ड टाइपिंग, फील्ड जो टाइपिंग है, फील्ड में टैप लगा के एक क्रम के बाद एक एक स्लॉट में आती रेजिस्टेंस क्रम में, तो वो फील्ड टाइपिंग होती है। वोल्टेज नियंत्रण, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीनों नहीं होंगे। आर्मेचर डाइवर्टर विधि, यानी ये डी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, डीसी फील्ड वाइंडिंग के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? डीसी फील्ड वाइंडिंग के लिए सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन जो ए है सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 जो है, आर्मेचर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? N = EB/φ होता है। फाई जो है ये फ्लक्स है, EB जो है बैक EMF है और N जो है गति होती है। ऑप्शन ए जो है N = EB/φ, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, 4 पोल डीसी आर्मेचर की डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में समांतर पर, लैप है ना,
लैप है तो जितने पोल उतने रास्ते, ठीक है। यहाँ 4 पोल है तो 4 रास्ते भी होंगे, लेकिन यहाँ डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग कहा है इसलिए 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी का 8, 8 रास्ते हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर यहाँ ट्रिप्लेक्स दिया रहता तो यहाँ 3 से गुणा करते, 4 तिहाई का 12, 12 रास्ते होते। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? आर्मेचर के घूमने की दिशा, ऑप्शन जो है दाहिने हाथ का पकड़ नियम नहीं हो जाएगा, दाहिने हाथ के हथेली का नियम ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट जो है सी नंबर फ्लोमिंग के बाएं हाथ का, तो ये फ्लोमिंग के बाएं हाथ का ही नियम होगा, क्योंकि मोटर के है, मोटर के घूमने की जो दिशा ज्ञात की जाती है आर्मेचर में वह फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम से, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर यह जनरेटर के लिए क्वेश्चन रहता और जनरेटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए कहता तो वहाँ पे फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है, और मोटर हो या जनरेटर हो दोनों में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कहता तो वहाँ भी फ्लोमिंग का दाएं हाथ का ही नियम लगता। फिलहाल यहाँ सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है 64 है, डीसी मोटर का नाम क्या है? यहाँ फिगर में देख के डीसी मोटर का नाम बताना है। यहाँ सप्लाई दे रहे हैं डीसी सप्लाई, यहाँ जो है आर्मेचर लगा है, और ये E1 E2 आप E1 E2 से ही पकड़िए कि ये कौन सी वाइंडिंग है, तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग है। E1 E2 को शंट फील्ड वाइंडिंग से ही रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। तो आर्मेचर के समांतर में हो गई शंट फील्ड वाइंडिंग, यानी शंट मोटर हो गया, यानी ऑप्शन जो ए है शंट मोटर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगर सीरीज का कहता तो सीरीज में ये आर्मेचर हो जाता और यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग, इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग आती, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग को हम डिनोट करते D1 D2 से, तो ये सीरीज मोटर हो जाता जो ऑप्शन नंबर बी पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, डीसी मोटर में करंट की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? डीसी मोटर में करंट की दिशा किससे ज्ञात की जाएगी? तो इसके लिए जो होता है वो फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम होता है, तो ऑप्शन जो ए है दाहिने हाथ का पकड़ नियम नहीं होगा, दाहिने हाथ का हथेली नियम ये भी नहीं होगा, सी जो है फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम ये भी नहीं होगा, फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई धारा क्या होगी? मोटर है तो आर्मेचर के लिए ली गई धारा, ठीक है। मोटर के लिए फार्मूला टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू होता है EB प्लस IaRa, और इसमें आर्मेचर करंट पूछ रहा है, यही आर्मेचर करंट ज्ञात करनी है। ये वाली पक्षांतर कर देते हैं, इसको इधर लाते हैं तब V माइनस EB हो जाएगा इक्वल टू IaRa हो जाएगा, और यहाँ से Ia पूछा है तो Ra का भाग दे देंगे तो ये Ra हो जाएगा, तो V माइनस EB बटा Ra। ऑप्शन जो है पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा में V माइनस EB अपन Ra, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग है? फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। कार्क स्क्रू जो नियम होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है, ये भी गलत हो गया। राइट हैंड ग्रिप रील ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी जो है फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी ऑप्शन सी जो है यही सही है, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगर प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कहता मोटर और जनरेटर दोनों में, तो फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, डीसी मोटर के क्या प्रकार है? यहाँ दिखाया गया है, यहाँ जो है ये सप्लाई है, यहाँ आर्मेचर है, A1 A2 देख रहे होंगे, ये D1 D2 जो है ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई, और ये E1 E2 शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई। तो जब केवल आर्मेचर के समांतर में फील्ड वाइंडिंग आ जाए तो वह शार्ट होता है, शार्ट शंट कंपाउंड जनरेटर।
अगर यहाँ से ये रहती वाइंडिंग तो लॉन्ग शंट हो जाती। तो ऑप्शन जो ए है शंट मोटर है, शंट मोटर नहीं होगा, शंट मोटर में ये नहीं रहेगा, बस इतने को शंट मोटर कहते हैं, गलत हो गया। सीरीज मोटर, सीरीज मोटर में ये चीज़ नहीं रहती, बस इतने को हम कहते सीरीज मोटर। यहाँ जो है ये केवल जो है आर्मेचर के समांतर में है, इसलिए शार्ट होगा, तो ये ऑप्शन ए जो है लॉन्ग का दिया भी गलत हो जाएगा। डी जो है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, यानी डी ऑप्शन सही होगा। 69 क्वेश्चन, डीसी मोटर में ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र? अभी पीछे जो 2 क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए वही है, EB इक्वल टू फाई जेड एन पी अपन 60A। EB जो है बैक ईएमएफ है, F फाई जो है फ्लक्स है, Z जो है आर्मेचर चालक की संख्या है, N जो है रोटेशन की गति है जो आरपीएम में दी रहती है, ये P पोल है, ये जो है पैरेलल रास्तों की संख्या है। ऑप्शन इसमें है वो देख लेते हैं, फाई जेड एन पी बटा 60, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 17 नंबर और आज का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। ये अभी ग्राउलर है, चित्र में दिखाया गया, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये ग्राउलर है। ये ग्राउलर में भी कौन सा ग्राउलर है? ये वाह्य ग्राउलर है। अब वाह्य ग्राउलर का प्रयोग हम डीसी मशीन में शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और अर्थ टेस्ट तीनों ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम इसमें जो भी एक्सप्लेन के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट बताए, कृपया उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, प्लीज़।